दोस्तों हमने इस तरह से राज्यसभा का फंक्शन देख लिया। अब ब्रीफली हम जानते हैं कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं और लोकसभा का किस तरह से काम होता है। हालांकि ये चीजें हमने इलेक्शन वाले चैप्टर में पहले भी डिस्कस किया है, तो हमें पता है कि लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं जिनको 5 साल के लिए चुना जाता है और 5 साल के बाद या तो इनका टेन्योर खत्म हो जाता है या उससे पहले यदि पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी खत्म हो जाती है, नो कॉन्फिडेंस आ जाता है इनके खिलाफ या किसी कारण से या कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं तो यह हाउस डिसॉल्व हो जाता है, फिर री इलेक्शन हो जाता है या प्रेसिडेंट यदि हाउस को किसी कारण से डिसॉल्व कर देते हैं तो फिर से री इलेक्शन होता है। दोस्तों यह 543 मेंबर्स जो अभी हमारे लोकसभा में है यह 1971 के सेंसस के आधार पर यह नंबर फिक्स किया गया है। कई बार इस बात पर जो है सो आप सवाल उठ रहा है कि चूंकि लोकसभा में भी आधार क्या है, जो मेंबर्स का आधार है वह भी पॉपुलेशन है और मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ लोकसभा के इलेक्शन के लिए टेरिटोरीज में बांट दिया गया है और लगभग हर टेरिटोरीज में इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन के आधार पे लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स को फिक्स किया गया है। लेकिन 1971 सेंसस के आधार पे उस समय पॉपुलेशन के आधार पे 543 सीट फिक्स किया गया था। लेकिन अभी जो है सो देश का पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो इसलिए जरूरत हो गई है कि हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बढ़ाया जाए। लेकिन बहुत सारे बॉटल नेक्स की वजह से, बहुत सारे लिमिटेशंस की वजह से इसको नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिसमें एक लिमिटेशन यह भी है कि जो हमारा पार्लियामेंट है वह काफी पुराना बिल्डिंग है, उसमें उतना स्पेस नहीं है कि नए मेंबर्स को एकोमोडेट किया जा सके। क्योंकि यदि हम नए मेंबर्स की बात करें तो यह लगभग संख्या जो है सो डबल हो जाएगा, यानी 1000 से ज्यादा लोग एमपीज हो जाएंगे हमारे देश में। तो इसलिए आपने अभी न्यूज में सुना होगा कि हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, तो हो सकता है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने के बाद इस नंबर पे को रिविजिट किया जाए। तो बाकी काम तो लोकसभा का क्या होता है और राज्यसभा का क्या होता है, इसको आइए हम जल्दी एक बार डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम जानते हैं कि लोकसभा तथा राज्यसभा में बेसिक अंतर क्या होता है। दोस्तों यह जो पेज है, पेज नंबर 109, यह पेज नंबर 109 पर एक बॉक्स दिया हुआ है और इस बॉक्स में लोकसभा तथा राज्यसभा के कामों का जो है सो बहुत अच्छे तरीके से कॉम्पिटिटिव एक जो है सो कंपैरिजन किया गया है कि लोकसभा का क्या काम होता है और राज्यसभा का क्या काम होता है। दोस्तों इससे पहले कि लोकसभा तथा राज्यसभा के कामों को समझ सके, मैंने आपको पिछले भी चैप्टर में बताया था कि बिल 2 तरीके का होता है, एक ऑर्डिनरी बिल या जिसे हम नॉन मनी बिल कहते हैं और एक मनी बिल होता है। तो लोकसभा तथा राज्यसभा के काम का जो सबसे बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आएगा वह यह है कि मनी बिल से संबंधित कोई भी फैसला बस लोकसभा में ही लिया जा सकता है। यह बिल बस लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा के ही स्पीकर इस बात को रेटिफाई करते हैं कि कोई बिल जो है सो मनी बिल है या नहीं है। इससे संबंधित अधिकार सिर्फ लोकसभा के पास है और राज्यसभा के पास यह अधिकार नहीं है। बाकी यदि आप मैक्सिमम काम को देखेंगे तो कोई भी बिल जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसमें लोकसभा तथा राज्यसभा का फंक्शन लगभग एक जैसा ही होता है, चाहे वह अमेंडमेंट बिल हो चाहे या और भी विषय से संबंधित बिल हो, सारे में लोकसभा तथा राज्यसभा का अधिकार लगभग एक जैसा ही होता है। एक जो विशेषाधिकार राज्यसभा के पास है वह है दोस्तों, आपको पता होगा कि आर्टिकल 312 में के तहत हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया गया है, जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि ऑल इंडिया सर्विस में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस जैसे सर्विसेज हैं। और चूंकि राज्यसभा क्या है, वह राज्यों के हितों को रिप्रेजेंट करता है, काउंसिल ऑफ स्टेट है और ऑल इंडिया सर्विस के लोगों की बहाली कहाँ होती है, उनकी नियुक्ति राज्यों में होती है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने का जो विशेषाधिकार है कि ऑल इंडिया सर्विस चाहे न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट किया जाए या ऑल इंडिया सर्विस के से संबंधित जो भी नया फैसला लेना हो वह जो है सो राज्यसभा के पास होता है। तो एक राज्यसभा के पास जो स्पेशल फंक्शन है वह यह है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को यह क्रिएट कर सकते हैं और जो लोकसभा के पास एक जो विशेष फंक्शन है वह यह है कि मनी बिल से संबंधित कोई भी फैसला बस लोकसभा में लिया जाता है। एक और यदि मूल अंतर की हम बात करें लोकसभा तथा राज्यसभा की, तो आपको पता है दोस्तों हमारे यहाँ 3 बिल होता है। एक यूनियन बिल होता है या सेंट्रल बिल इसे कहते हैं, दूसरा स्टेट बिल होता है और तीसरा जो होता है लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट होता है। दोस्तों यह पता है आपको कि यूनियन लिस्ट पर जो है सो जो केंद्र सरकार होती है वही कोई फैसला ले सकती है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट फैसला लेती है और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर यूनियन तथा स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कोई लॉज बनाती हैं।
तो स्टेट लिस्ट को कौन गवर्न करता है? स्टेट लिस्ट को गवर्न करने वाली जो बॉडी होती है वह राज्यसभा होती है। स्टेट लिस्ट में यदि कोई चेंज करना हो, उसमें कोई एडिशन करना हो, उससे कोई सब्सट्रैक्शन करना हो, तो वह किसके विशेषाधिकार में होता है दोस्तों? वह राज्यसभा के अधिकार में होता है। तो यह भी एक राज्यसभा के लिए राज्यसभा का स्पेशल फंक्शन है। अब इस टेबल में बड़े अच्छे से पावर ऑफ लोकसभा तथा पावर ऑफ राज्यसभा उसमें क्या डिफरेंस है उसे भी बताया गया है। मैं कुछ डिफरेंस को, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उसको मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि लोकसभा का पावर होता है मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट। मैंने आपको बताया 3 तरीके का लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट तथा कंकरेंट लिस्ट। तो राज्य लोकसभा का क्या पावर होता है कि वह यूनियन लिस्ट तथा कंकरेंट लिस्ट, जो कि कंकरेंट लिस्ट मैंने बताया कि लोकसभा मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तथा स्टेट, ये दोनों मिलकर बनाते हैं। तो यूनियन लिस्ट पे जो है या और यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें किसकी चलेगी? हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। तो इसलिए यूनियन लिस्ट पे जो लेजिस्लेट करने का काम होता है वह लोकसभा का होता है। तथा इंट्रोड्यूस एंड इनैक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स, मनी तथा नॉन मनी बिल्स दोनों को इंट्रोड्यूस तथा इनैक्ट लोकसभा में किया जा सकता है। लेकिन यदि हम वही राज्यसभा के बारे में देखें तो कंसीडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि मनी बिल्स को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू द मनी बिल्स। तो लोकसभा में भले ही उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में उसमें यदि कोई अमेंडमेंट करनी हो तो वह अमेंडमेंट जो है सो राज्यसभा के द्वारा सजेस्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि यह लोकसभा के डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी सजेशन राज्यसभा के द्वारा मनी बिल के ऊपर दिया गया है उसको माने या ना माने, यह लोकसभा के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल में जो है सो किसी बिल को इंस्टॉल किया जा सकता है राज्यसभा में। यदि लोकसभा उसको एग्री नहीं करती है तो वह बिल हो सकता है ज्वाइंट सेशन में चला जाए या वह बिल सदा के लिए जो है सो खत्म हो जाए। लेकिन मनी बिल में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मनी बिल में यदि राज्यसभा कोई अमेंडमेंट सजेस्ट करती है तो यह लोकसभा के ऊपर है कि लोकसभा उसे माने या ना माने। फिर यदि हम लोकसभा के दूसरे पावर को देखें तो अप्रूव्स प्रपोजल फॉर टैक्सेशन, बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या फिर से जो है सो मनी से रिलेटेड बातें हैं, तो इसलिए इसमें जो है सो जो लोकसभा होता है वह उसका विशेषाधिकार होता है। राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बहुत तरीके का बिल होता है दोस्तों, बाद में हम कभी देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट बिल होता है यह भी एक बहुत विशेष चीज है। लेकिन इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा का दोनों का फंक्शन एक जैसा ही है। अब लोकसभा के यदि हम और काम को देखें तो कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रिजोल्यूशंस एंड मोशंस एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। बहुत सारे मोशंस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में, लेकिन इन चीजों को आप राज्यसभा में भी कर सकते हैं। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, राज्यसभा भी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सो कर सकता है अमेंड। इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यह लोकसभा का काम है, यह राज्यसभा का भी काम है। अब यदि राज्यसभा का काम को देखें तो पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक जो अंतर यहाँ पे आपको समझना होगा, जो कि राज्यसभा के पास फिर से एक पावर है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वह राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो यदि वाइस प्रेसिडेंट या राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को हटाना हो तो उसके लिए जो प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा वह बस राज्यसभा में ही हो सकता है। उस प्रोसेस को लोकसभा में इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में जब प्रोसेस को इनिशिएट करके उस पर रिजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा, फिर वह बिल जो है, फिर वह जो रिजोल्यूशन होता है उसे लोकसभा में लाया जाता है और फिर लोकसभा में उसके ऊपर कार्रवाई होती है। फिर लोकसभा का एक पावर इस्टेब्लिशेस कमिटीज एंड कमीशंस एंड कंसीडर्स देयर रिपोर्ट। अब देखिए लोकसभा के पास भी कुछ पावर है कि कुछ कमिटीज को बनाया जा सकता है। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके की कमिटीज होती हैं, लेकिन उन कमिटीज में ऐसा नहीं है कि बस लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। यदि आप देखेंगे फॉर एग्जांपल पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC, तो उसमें यदि 22 मेंबर होते हैं तो 15 मेंबर लोकसभा का, 7 मेंबर राज्यसभा का भी उसमें होता है। तो यह सब कुछ पावर था, जो कि यह सब कुछ डिफरेंस है जो कि लोकसभा तथा राज्यसभा के जो कंपोजिशन है या लोकसभा तथा राज्यसभा का जो काम है उस दोनों में क्या अंतर है, इसे हमने अभी देखा। अब आप दोस्तों पेज नंबर 110 पे देखेंगे स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा में यदि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। इसलिए स्टेट से संबंधित किसी भी पावर, स्टेट लिस्ट में कोई भी परिवर्तन, उसमें चाहे न्यू एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब किसके विशेषाधिकार में आता है? वह राज्यसभा के विशेषाधिकार में आता है। और इसमें एक चीज जो नहीं लिखा हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने का पावर है वह राज्यसभा के ही पास है।
अब लोकसभा में दोस्तों यह भी है कि मनी बिल से संबंधित यदि कोई फैसला है तो वह बस लोकसभा में हो सकता है, और उसके मामले पे राज्यसभा में सरकार को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन उसके आधार पे राज्यसभा में आप सरकार को मनी बिल के आधार पे जो है सो नो कॉन्फिडेंस मोशन इत्यादि नहीं ला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह लोकसभा का विशेषाधिकार होता है। तो यह कुछ डिफरेंस अभी हमने जाना कि लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब दोस्तों चलिए जो पेज नंबर हम 107 पे एक बार फिर से चलते हैं, और इसमें है व्हाट डज पार्लियामेंट डू। अभी हमने लोकसभा तथा राज्यसभा को अलग अलग रूप में देखा, अब हम एक बार साथ साथ देखेंगे कि जो पार्लियामेंट जो कि लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों को मिला के बनता है, तो लोकसभा तथा राज्यसभा को मिला के बनने के बाद पार्लियामेंट और क्या क्या काम करती है लेजिस्लेचर के अलावा, उस बात को हम थोड़ा सा ब्रीफली पॉइंट वाइज देखेंगे और फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो आइए जानते हैं कि पार्लियामेंट क्या काम करती है। मुझे आशा है कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वह आपको क्लियर होगा, और यदि इससे संबंधित आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, ताकि उन कमेंट्स के आधार पे मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके क्वेश्चंस को या क्वेरीज को या सजेशंस को इनकॉर्पोरेट कर सकूं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के अलावा, लेजिस्लेशन करने के अलावा और किन किन कामों को करती है। जो हमारे पार्लियामेंट का कुछ मेजर काम है उसे हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो काम है वह है रिप्रेजेंटेशन का। हमारा पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करती है। तो मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेशन किसका, रिप्रेजेंटेशन सिर्फ बाहुबलियों का नहीं, मनी एंड मसल पावर का नहीं, हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक वर्ग को, महिलाओं को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, माइनॉरिटीज को, सबको रिप्रेजेंटेशन मिले, यह भी पार्लियामेंट का काम है कि उसको किसी तरीके से इंश्योर किया जा सके। तो यह तो बात हुई रिप्रेजेंटेशन की। अब हम फिर से दूसरा जो काम है वह है डिबेटिंग फंक्शन। डिबेटिंग फंक्शन, चलिए इसको जल्दी से थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे यहाँ देखिए पार्लियामेंट में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, इस पे हमने चर्चा की, लेकिन अब थोड़ी नई बातें इसमें जानते हैं दोस्तों। देखिए हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारा जो है सो प्रोसीजर होता है, जैसे क्वेश्चन आवर, 0 आवर, और फिर एक आधे घंटे का सेशन होता है, हाफ एन आवर सेशन होता है। इस तरह का बहुत सारा डिबेटिंग प्लेटफॉर्म होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि जब क्वेश्चन आवर में हमारे सांसदों के द्वारा कई बार जो है सो क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो आप मान के चलिए किसी मिनिस्टर यदि कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ रोड नहीं बन रहा है, तो आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछवाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को उसके प्रायोरिटी के बेसिस पे स्टार्ट तथा नॉन स्टार्ट दो तरीके से आंसर दिया जा सकता है, स्टार्ट क्वेश्चन तथा नॉन स्टार्ट क्वेश्चन। तो यह दो तरीके का क्वेश्चन होता है, और इसके आधार पे आपके जनप्रतिनिधियों के द्वारा आंसर दिया जाता है। मैंने आपको बताया था अकाउंटेबिलिटी की बात, कि हमारी संसद अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करती है। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करती है दोस्तों, तो वह क्वेश्चन आवर, 0 आवर, इन सब के माध्यम से, कि आपके सांसद जब क्वेश्चन पूछते हैं पार्लियामेंट में, तो कंसर्न मिनिस्टर या कंसर्न गवर्नमेंट को जवाब देना होता है कि क्या काम सरकार कर रही है। देश में इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, देश में कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई, कोरोना संकट हो गया, तो सरकार क्या कर रही है। तो इन बातों को क्वेश्चंस के जरिए पार्लियामेंट में उठाया जाता है तथा उन बातों पर चर्चा होती है, तो इससे अकाउंटेबिलिटी सिद्ध होता है। तो यह हुआ क्वेश्चन आवर। फिर 0 आवर होता है। 0 आवर में दोस्तों कोई भी मुद्दा फिक्स नहीं होता है, लेकिन यदि कोई बहुत ही पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मुद्दा आ जाता है तो इस पे कोई भी सांसद कुछ भी उठ के बोल सकते हैं और उस पर फिर चर्चा की जाती है। फिर हाफ एन आवर, इसमें भी जो है सो कुछ इंपॉर्टेंट विषय पर जो है सो चर्चा की जा सकती है। तो यह कुछ डिबेटिंग फंक्शन था जो कि हमारे पार्लियामेंट का होता है। फिर अब यदि हम और दोस्तों एक बात और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट में हमारे एमपीज को स्पेशल प्रिविलेजेस दिया गया है, जिसको हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब यह पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की तरह हमारे सांसदों को यह अधिकार दिया गया है कि आप यदि पार्लियामेंट में कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे वो डेरोगेटरी हो, डिफेमेटरी हो, या कुछ भी हो सकता है, कम्युनल हो, या यदि आप पार्लियामेंट में उन चीजों को बोल रहे हैं, यदि आमतौर पे ऐसे चीजों को यदि आप पार्लियामेंट के बाहर बोलेंगे, कोई आम प्रतिनिधि बोलता है, आम जनता बोलती है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के तहत दोस्तों आर्टिकल 105 में हमारे एमपीज को या एमएलएज को यह छूट दी गई है कि वह संसद में डिबेट के दौरान यदि किसी भी विषय पे कुछ भी बोलते हैं तो इसके लिए उन्हें समन नहीं किया जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसे हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं दोस्तों। अब चलते हैं
हम और दूसरा अगला क्या काम होता है हमारे पार्लियामेंट का कंस्टिट्यूएंट भी काम होता है, कंस्टिट्यूएंट फंक्शन होता है। अब ये कंस्टिट्यूएंट फंक्शन क्या होता है दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि संविधान बनाने के लिए एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली की गठन की गई थी। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम होता है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का उस समय काम था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना। लेकिन अभी क्या काम होगा कंस्टिट्यूएंट के तौर पे जब हमारी पार्लियामेंट काम करती है तो उसका क्या काम होगा दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए दिन अमेंडमेंट होता रहता है किसी न किसी विशेष मुद्दा पे। और जब यह अमेंडमेंट होता है तो जैसे मान के चलिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है, कुछ ऐसी स्थिति आ गई, तो जब उस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पार्लियामेंट जब उस तरीके से काम करती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब बदलाव करने की बात आती है तो हमारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे काम करती है। तो यह भी हमारे पार्लियामेंट का एक काम होता है। फिर हमारे पार्लियामेंट का इलेक्टोरल फंक्शंस भी है। इलेक्टोरल फंक्शंस किसका, मतलब चुनाव करने का। अब चुनाव किनका करती है, जैसे स्पीकर का चुनाव करती है, प्रेसिडेंट का चुनाव करती है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करती है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कौन लोग भाग लेते हैं, बस लोकसभा तथा राज्यसभा के लोग भाग लेते हैं। उसी तरह से प्रेसिडेंट के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा स्टेट लेजिस्लेचर के लोग भाग लेते हैं। उसमें जनता भाग नहीं लेती है। तो यह हुआ इलेक्टोरल फंक्शन, जो कि हमारे पार्लियामेंट का कुछ इलेक्टोरल फंक्शंस भी होता है। फिर हमारे पार्लियामेंट का जुडिशियल फंक्शन भी होता है। अब जुडिशियल फंक्शन क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इम्पीचमेंट करना होता है। अब यह इम्पीचमेंट किस तरह का प्रोसेस है, इम्पीचमेंट एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। मतलब यह पूर्ण रूप से तो जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रोसेस को हम क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं। जिस तरह से जज इंक्वायरी करता है उसी तरह से हमारे पार्लियामेंट में इंक्वायरी होती है, उसके बाद जो है सो उस पर डिसीजन लिया जाता है। अब और क्या काम होता है दोस्तों, और जो पुराना काम है जो कि सबको पता है, वह तो पता है कि लेजिस्लेशन को इनैक्ट करना, यह हमारे लेजिस्लेचर, यह हमारे पार्लियामेंट का काम होता है। किसी लेजिस्लेशन को यदि बना दिया गया है तो उसको अप्रूव करने का काम होता है, अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेशन, इनैक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन। फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे एग्जीक्यूटिव करते हैं। फिर उसके बाद कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, यह एक बहुत बड़ा काम है, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारे एग्जीक्यूटिव को मैंने क्या बताया था, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव जैसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो इनके ऊपर कंट्रोल करने का भी काम जो होता है वह हमारे पार्लियामेंट का होता है। अब कंट्रोल कैसे, वह क्वेश्चन पूछ के हो, उनके एक्ट को रिव्यू करके हो, इन सब तरीके से जो है सो उनके ऊपर जो है सो कंट्रोल करने का काम। फिर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है पार्लियामेंट का वह है फाइनेंशियल फंक्शंस। फाइनेंशियल फंक्शन, अब फाइनेंशियल काम क्या होता है हमारे दोस्तों पार्लियामेंट का, आपको पता है कि जब हमारे यहाँ कोई टैक्स लगाया जाता है तो टैक्स किसी आर्बिट्री तरीके से नहीं लगाया जा सकता है। टैक्स लगाने का अधिकार बस हमारे पार्लियामेंट का है। कोई जो हमारे यहाँ जो टैक्स लगाया जाता है वह रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, कोई आर्बिट्री तरीके से टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो पार्लियामेंट जिस चीजों को अप्रूव करती है बस वही टैक्स, कोई नया टैक्स लगाने के लिए पार्लियामेंट में पहले डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, तभी हमारे यहाँ कोई नया टैक्स लगाया जा सकता है। तो हमारे और फिर ग्रांट, किसी स्टेट को ग्रांट देना है, फिर फाइनेंस कमीशन का गठन जैसे होता है वह बताती है कि कैसे जो है सो ग्रांट देना है। लेकिन और भी बहुत तरीके का ग्रांट होता है या स्पेशल जो है सो पैकेज दिया जाता है किसी भी देश को, किसी भी राज्य को। तो इस तरह का काम कौन डिसाइड करता है, हमारे पार्लियामेंट में किया जाता है। तो यह कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस थे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पार्लियामेंट का यह सब जो है सो बहुत सारा फंक्शन होता है। अब दोस्तों अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। आशा है कि मुझे आशा है कि आपने पार्लियामेंट के फंक्शंस को अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमारे पार्लियामेंट का और क्या क्या काम होता है। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, और जो अगला टॉपिक है, हाउ डज पार्लियामेंट मेक लॉज। जो हमारे कानून बनाने का जो अधिकार लेजिस्लेचर का होता है वह कैसे बनाया जाता है। आपको पता है कि कोई बिल होता है और बिल जब प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है तो एक्ट बन जाता है और तभी यह लॉ बनता है। तो इससे पहले कि हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कोई एक्ट या लॉ बनने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम सिंपली थोड़ा सा बिल समझ लें कि बिल कितने तरीके का हो सकता है। और जब हम इस बात को समझ लेंगे तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए, बिल को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक गवर्नमेंट बिल होता है और एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है। प्राइवेट मेंबर बिल होता है, अभी हम जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और गवर्नमेंट बिल को फिर हम गवर्नमेंट बिल, या ये तो दो तरीके से डिवीजन हुआ, फिर यदि हम और दो तरीके से डिवाइड कर सके तो एक नॉन मनी बिल होता है, इस विषय में हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, और एक मनी बिल होता है।
और यदि हम नॉन मनी बिल की बात करें तो नॉन मनी बिल को हम फिर दो तरीके से बांट सकते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक ऑर्डिनरी, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब दोस्तों देखिए, गवर्नमेंट बिल वह बिल होता है जो कि गवर्नमेंट के किसी व्यक्ति के द्वारा, मतलब मिनिस्टर्स के द्वारा जब कोई बिल लाया जाता है तो उसे हम गवर्नमेंट बिल कहते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल दोस्तों वह बिल होता है जिसे जो सत्ता में लोग नहीं होते हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता है, जब वह किसी बिल को लाता है तो वह प्राइवेट मेंबर बिल कहलाता है। दोस्तों गवर्नमेंट बिल चूंकि गवर्नमेंट खुद से सोच समझ के ही लाती है, इसलिए गवर्नमेंट बिल आशा है कि वह पास हो जाता है। आशा नहीं, वह पास होना ही होना है, क्योंकि यदि गवर्नमेंट के द्वारा कोई बिल लाया जाता है और यदि वह बिल पास नहीं हो पाता है तो इसका मतलब जो है सो गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, तो इसका मतलब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, फिर वह गवर्नमेंट जो है सो डिसॉल्व हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट बिल ही सबसे इंपॉर्टेंट बिल होता है। मेजोरिटी बिल्स गवर्नमेंट बिल्स ही होता है जो कि पास हो जाता है। और प्राइवेट मेंबर बिल, कोई भी एमपी यदि कोई बिल लाता है तो वह प्राइवेट मेंबर बिल होता है। इसके पास होने की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट नॉर्मली एक्शन नहीं लेती है। उसके बाद फिर हम बिल को दो तरीके से बांट सकते हैं, नॉन मनी बिल और मनी बिल। मनी बिल के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि मनी बिल जो है सो फाइनेंस रिलेटेड इशू कोई भी बस लोकसभा में लाया जा सकता है, और नॉन मनी बिल जो है सो मनी बिल को छोड़ के बाकी जितने भी बिल्स होते हैं वह नॉन मनी बिल्स होते हैं। और नॉन मनी बिल्स में ऑर्डिनरी बिल में दोस्तों सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। हम बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे सिंपल मेजोरिटी तथा स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। तो ऑर्डिनरी बिल को सिंपल मेजोरिटी के साथ हम पास कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज पर जब कोई बिल लाया जाता है तो उसे हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। मनी बिल के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके बारे में, इसके लिए राज्यसभा के पास अधिकार नहीं है। मनी बिल लोकसभा का विशेषाधिकार होता है, लेकिन ऑर्डिनरी बिल जो होता है लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में इस पे कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा जो चौथा तरीके का बिल होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यह काफी महत्वपूर्ण बिल है दोस्तों। जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना होता है तो उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाते हैं। अब एक जो अंतर है मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि देखिए क्या है कि ऑर्डिनरी बिल, मान के चलिए यदि लोकसभा से कोई बिल पास हो गया, राज्यसभा में अटक गया, राज्यसभा से कोई बिल पास हो गया, लोकसभा में अटक गया, तो इस स्थिति में बहुत लंबे समय तक कोई बिल पेंडिंग रह जाता है या कोई बिल फंसा हुआ रह जाता है। तो उसमें हम ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, ज्वाइंट सेशन। और ज्वाइंट सेशन मतलब ज्वाइंट सेशन में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के लोग उपस्थित होते हैं तथा फिर उस बिल पर कार्रवाई की जाती है। अब दोस्तों आपको पता है कि चूंकि लोकसभा में लोग ज्यादा हैं तो इस वजह से जब भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो ज्वाइंट सेशन में जो लोकसभा में यदि कोई बिल पास होता है या लोकसभा में जो मैटर अटका हुआ रहता है वो लोकसभा के आधार पर ही उस बिल का फैसला होता है। यदि लोकसभा से बिल पास है और राज्यसभा में फंसा हुआ है तो वह बिल जो है तो ज्वाइंट सेशन में पास हो जाएगा क्योंकि लोकसभा की मेजोरिटी ज्यादा है। लेकिन राज्यसभा में पास है और लोकसभा में अटका हुआ है तो वह बिल जो है सो पास नहीं हो पाएगा क्योंकि लोकसभा में ज्वाइंट सेशन में मतलब जो है सो संख्या ज्यादा होगी तो वह बिल एनीवे पास नहीं हो पाएगा। तो यह हुआ बिल बहुत कितने तरीके का होता है दोस्तों। अब चलते हैं कि जब आपने बिल को समझ लिया कि इतने तरीके का बिल होता है तो अब बिल को एक्ट बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो बिल को एक्ट बनाने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, यह पेज नंबर 111 में देखिए एक फ्लो चार्ट से बहुत ही अच्छे तरीके से समझा गया है। मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूं लेकिन आप उसको बाद में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, बिल आता है और इसमें देखिए मैं आपको कमिटीज भी बता देता हूं कि क्या कमिटीज का रोल होता है। इस चैप्टर के सबसे लास्ट सेक्शन में कमिटीज के ऊपर डिस्कशन किया गया है कि कमिटीज का क्या रोल होता है या कि किस तरह की कमिटीज होती हैं। तो मैं जब इसको डिस्कस करूंगा तो अभी उसी में कमिटीज बता दूंगा, फिर वहां पे हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल को लाया गया। बिल को सबसे पहले लाने के लिए क्या किया जाता है, सरकार गजट में एक नोटिफिकेशन निकालती है कि अमुक विषय पे हम एक बिल लाना चाहते हैं, इस पे आप अपने सजेशंस दीजिए। तो लोग जब सजेशन देते हैं तो फिर वह गजट में पब्लिश होता है। तो पीपुल के लोगों के इनपुट आने के बाद वह जो है सो बिल को लाया जाता है, बिल बनाया मतलब उसको ड्राफ्ट किया जाता है। एक कुछ व्यक्ति मिलकर उसको ड्राफ्ट करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल लोकपाल मुद्दे पे बिल लाना है तो उसे एक ड्राफ्ट किया गया। फिर उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी हाउस में। अब मान लीजिए मनी बिल है तो मनी बिल तो मैंने आपको पहले बताया कि वो बस लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन यदि ऑर्डिनरी मुद्दा पे बिल है तो उसे लोकसभा तथा राज्यसभा किसी भी एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब जब इंट्रोड्यूस कर दिया गया हाउस में, अब देखिए वहां पे दो काम होता है। अब आपको पता है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो तो ऑर्डिनरी व्यक्ति होते हैं, उनका कोई मतलब कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन मेजोरिटी लोग तो कोई बहुत बड़ा एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन कई बार बिल बहुत स्पेशलाइज्ड विषय पे होता है।
जिसके लिए कुछ मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस रिलेटेड इशू, कुछ मतलब इंडस्ट्री रिलेटेड इशू, पर्यावरण रिलेटेड इशूज, ऐसे बहुत सारे चीज हो सकते हैं जिसपे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे पार्लियामेंट क्या करती है, जब दोनों में से किसी एक सदन में बिल जाता है तो दो काम पार्लियामेंट कर सकती है। या तो पार्लियामेंट सीधे उस बिल पर डिस्कशन करेगी, फिर आगे का कार्रवाई करेगी, या पार्लियामेंट क्या करेगी, उसको कमिटीज में भेज देगी, सेलेक्ट कमिटीज। पार्लियामेंट में 24 स्टैंडिंग कमिटीज एग्जिस्ट करते हैं। जो मेजर मिनिस्ट्रीज हैं सबका अपना अपना एक मेजर स्टैंडिंग कमिटीज होता है। उस स्टैंडिंग कमिटीज में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं और स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं। उन कमिटीज में उस बिल को भेज दिया जाता है और उस कमिटीज के लोग चूंकि स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले लोग होते हैं, वो थॉरली उस बिल को स्टडी करते हैं, उस पर अपने इनपुट्स को देते हैं और वह जब पार्लियामेंट में दोबारा आता है तो नॉर्मली उन सारे रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि हमारे एमपीज के पास तो नॉलेज उतनी स्पेशलाइज्ड नहीं होती है। इसी वजह से जब उन कमिटीज में ऐसे ही लोगों को रखा जाता है जिसके ऊपर सरकार को ट्रस्ट होता है, तो जब वह कोई सजेशन देते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यदि कुछ सजेशंस को नहीं भी एक्सेप्ट किया गया तो उसको रिमूव करके फिर बाकी की कार्रवाई की जाती है। तो फिर मैंने क्या बताया कि हाउस में इंट्रोड्यूस किए, हाउस में बिल सेंड टू कमिटी फॉर डिस्कशन इन दी हाउस इटसेल्फ। तो कमिटीज में चला गया, फिर कमिटीज से दोबारा वो हाउस में आएगा और फिर उस पर डिस्कशन होता है। फिर कमिटी अपनी रिपोर्ट सौंप देती है, जो भी उनको सौंपना होता है, और फिर उसके बाद जो है सो हाउस उस मतलब जो भी रिकमेंडेशन है, रिपोर्ट्स है, उसको चाहे तो एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं करती है। अब यदि डिस्कशन हाउस में पहले नहीं हुआ तो कमिटी के रिपोर्ट के आने के बाद हाउस में फिर से बिल को रखा जाता है और बिल के ऊपर दोनों मतलब पहले सदन में जिसमें भी उसको रखा गया उस पर डिटेल डिस्कशन होता है उस हाउस में। और जब उस हाउस में डिस्कशन हो गया तो उस हाउस में उसको बिल को चाहे तो एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। जो मेंबर्स होते हैं वह वोट करते हैं उस पे, तो उसको या तो एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। अब मान के चलिए यह काम लोकसभा में हो रहा है, तो लोकसभा में जब एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का प्रोसेस हो गया तो फिर उस बिल को दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। लोकसभा में हुआ तो राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, राज्यसभा में हुआ तो उसको लोकसभा में भेज दिया जाएगा। अब दूसरे हाउस का क्या काम होता है दोस्तों, मनी बिल को छोड़ के, तो राज्यसभा उसके ऊपर फिर से या तो अमेंडमेंट लाएगी, वो बोलेगी कि नहीं इस बिल में ऐसे सुधार की जरूरत है, उसको इंक्लूड किया जाए। तो वह या तो उस पर अमेंडमेंट ला सकती है या उस बिल को अप्रूव कर सकती है या वह उस बिल को जो है सो रिजेक्ट भी कर सकती है। अब उसके बाद जब दोनों हाउस से यह प्रक्रिया पूरी हो गई, दोनों हाउस में वोटिंग हो गई, तो फिर उस बिल को भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के पास बिल जब गए, यदि प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया तो फिर बिल जो है सो लॉ बन जाता है या बिल जो है सो एक्ट बन जाता है। तो यह आपने समझा कि बिल का इंट्रोडक्शन से लेके फिर बिल का किस तरह से एक्ट बनने का पूरा प्रक्रिया है, इसको आपने समझ लिया। अब दोस्तों फिर मैंने यहाँ पे अभी एक बात की थी ज्वाइंट सेशन की। अब ज्वाइंट सेशन में क्या होता है दोस्तों कि मान के चलिए कोई बिल किसी हाउस में अटक गया, उस पर फैसला नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, फिर उस पर बृहद चर्चा की जाती है और फिर उस ज्वाइंट सेशन में यदि बिल अप्रूव या रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद उसका भविष्य तय होता है। तो यह आपने दोस्तों देखा कि बिल से लॉ बनने का क्या तरीका होता है। अब पार्लियामेंट्री कंट्रोल का क्या तरीका है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट अपने एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। तो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को 4 तरीकों से जो है सो अपने एमपीज को या एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकती है। डेलिबरेशन एंड डिस्कशन से, इसको हमने पहले ही पढ़ लिया। क्वेश्चन आर, एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन मतलब हाउस को एडजर्न कर दिया जाए, मतलब जो है सो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, और कोई 0 आवर होता है, हाफ एन आवर डिस्कशन होता है। तो इस तमाम तरीके से अपने एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। अप्रूव कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं लॉ को, यदि मैलिशियस मतलब मान के चलिए कैबिनेट किसी लॉ को ला रही है और हाउस के बाकी मेंबर्स को लगता है कि इसमें मैलिशियस इंटेंट है, यह जो है सो देश के लिए अच्छा नहीं है, तो उस बिल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बिल को रिजेक्ट करने से एक तरह का कंट्रोल है आपके कैबिनेट के ऊपर कि कैबिनेट कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकती है जो देश हित में नहीं है। तो इस तरह से पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल या लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल बाकी लोग कर सकते हैं। फिर फाइनेंशियल कंट्रोल, मतलब टैक्स लगाना है नहीं लगाना है, राज्यों को कितना ग्रांट देना है नहीं देना, इस तरह का जो कंट्रोल होता है या उसके रिलेटेड जो वोटिंग होती है, इस तरीके से भी आप पार्लियामेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, यदि आपके मान के चलिए बिल लाया गया, गवर्नमेंट का बिल लाया गया, वो प्राइवेट मेंबर बिल नहीं है और वह बिल यदि पास नहीं हो रहा है तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। सरकार गिर सकती है, सरकार डिसॉल्व हो सकती है, फ्रेश इलेक्शन हो सकता है।
तो यह एक तरीका है कि आप अपने गवर्नमेंट को किस तरह से जो है सो अंकुश में रख सकते हैं, किस तरह से आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। अब दोस्तों, जब भी पार्लियामेंट की सेशन होती है तो उसके लिए एक कोरम की आवश्यकता होती है। कोरम 10% होता है, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उसके 10% मेंबर्स जब तक सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे तब तक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं हो सकती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोरम। आप इसे ध्यान रखिए, टर्म्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरम होता है जो मिनिमम नंबर ऑफ लोग होते हैं उसको कैसे इंश्योर किया जा सके, मतलब उसको इंश्योर किए बिना जो है सो पार्लियामेंट काम नहीं कर सकती है, इसे हम कहते हैं कोरम। अब देखिए दोस्तों, यह जो पेज नंबर 118 पे व्हाट डू कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू, कमिटीज क्या करती हैं? मैंने आपको बताया कि कमिटीज को हम मेजर दो तरीके से बांट सकते हैं। कमिटीज देखिए, कुछ स्टैंडिंग कमिटीज होती है जो परमानेंट होता है, और कुछ एडॉक कमिटीज होती हैं जिसको किसी खास पर्पस के लिए बनाया जाता है, और जब वह पर्पस फुलफिल हो जाता है तो उसके बाद उस कमिटीज को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो आप देखिए इसे, कमिटीज को मेनली हम दो तरीके से देख सकते हैं। कमिटीज एक होती है स्टैंडिंग कमिटीज और दूसरी होती है दोस्तों एडहॉक कमिटीज। अब स्टैंडिंग कमिटीज परमानेंट इन नेचर होता है, नॉर्मली हर एक मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड एक स्टैंडिंग कमिटी होता है, और एडहॉक कमिटी जो होता है ये एक टेम्पोररी कमिटी है जिसे किसी खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। अभी 24 स्टैंडिंग कमिटीज एग्जिस्ट करती हैं, इनका नंबर घट बढ़ सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। और जैसे स्टैंडिंग कमिटीज की बात करें तो कुछ परमानेंट कमिटी, जैसे आपने नाम सुना होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं। इनका यदि हम कंपोजिशन देखें तो 15+7 कंपोजिशन होता है, 15 लोकसभा के लोग, 7 राज्यसभा के लोग, और एक कन्वेंशन है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन होंगे वह जो कौन होंगे, जो अपोजिशन पार्टी है उसके लीडर होंगे। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या काम है? पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम है फॉर एग्जाम्पल क्या, आपको पता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल कंट्रोल कर सकती है लेजिस्लेचर अपने पार्लियामेंट के ऊपर। तो फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे करती है? कैग है, कैग ने रिव्यू किया कि जो भी बजट हुआ उसको ऑडिट करना है कि वह बजट ठीक तरीके से यूज हुआ कि नहीं, वह जिस पर्पस के लिए दिया गया था उसमें उसका यूज हुआ कि नहीं, तो कैग होती है। अब कैग के ऑडिट को भी ऑडिट करने का काम किसका होता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी का। पब्लिक अकाउंट कमेटी में फिर से उसको रिव्यू किया जा सकता है। तो इस तरह की जो कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है, इसमें 30 मेंबर होते हैं। एस्टीमेट कमेटी का काम है टोटल जो भी एस्टीमेट होता है गवर्नमेंट के बजट का उसको एक बार देखना। तो इस तरह का स्टैंडिंग कमिटीज होता है जिनका काम होता है पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल फंक्शंस या दूसरे फंक्शंस को ठीक तरीके से देखना। अब एडॉक कमिटीज होती है। एडॉक कमिटीज का क्या रोल है? किसी मान के चलिए पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मुद्दा आया, वह टेम्पररी नेचर का है, वह परमानेंट नेचर का नहीं है, तो उसको रिव्यू करने के लिए कुछ विशेष लोगों को उसमें बुलाया गया, रखा गया, तो वह उसको रिव्यू करती है। तो इस तरह से एडॉक कमिटीज का काम होता है। तो और फिर कुछ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज भी होती हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज का काम होता है कि दोनों सदन के लोगों को रख के उसमें कुछ ऐसी कमिटीज बना दी जाए जिसका काम होता है कि किसी विशेष मुद्दे को इंक्वायरी किया जा सके, किसी विशेष मुद्दे को देखा जा सके। अब जो सबसे लास्ट टॉपिक है, हाउ डज पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, पार्लियामेंट खुद को कैसे रेगुलेट करती है। अब आपने देखा, आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि पार्लियामेंट या हमारे लेजिस्लेचर के पास इतना सारा अधिकार है, तो क्या हमारी पार्लियामेंट निरंकुश हो जाएगी, वह खुद ऐसे कानून बना लेगी कि जिसके ऊपर किसी का भी जोर नहीं चलेगा, क्योंकि कानून बनाने का काम तो पार्लियामेंट का ही है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पार्लियामेंट भी खुद को अच्छे तरीके से रेगुलेट करे, पार्लियामेंट भी खुद को अपने स्वयं को कंट्रोल में रख सके, इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए। उसमें से एक महत्वपूर्ण कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ यह है दोस्तों, पहले क्या होता था कि मान के चलिए कोई व्यक्ति ए किसी पॉलिटिकल पार्टी एक्स से चुन के पार्लियामेंट में आए, लेकिन किसी कारणवश ए जो है सो एक्स से इनका मोह भंग हो गया या इनके इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर रहा है एक्स, तो ए जो है सो पॉलिटिकल पार्टी वाई में बड़े आसानी से शिफ्ट कर हो जाते थे। यहाँ पे एक्स पार्टी के द्वारा इनको मिनिस्टर का पोस्ट ऑफर कर दिया जाता था, तो ए आसानी से वाई पार्टी में चले जाते थे। इसके ऊपर पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। तो जब कोलिशन गवर्नमेंट बना दोस्तों, तो आपको पता है कि कोलिशन गवर्नमेंट में किसी एक पार्टी के पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी नहीं होती थी, तो इस वजह से इस तरह का काम बहुत ज्यादा होने लगा कि लोग सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए, जनता के द्वारा दिया गया वोट की अवहेलना करते हुए किसी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में अक्सर शिफ्ट कर जाया करते थे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि यदि पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के जिस पार्टी से आपने चुनाव लड़ा है उसे छोड़ के यदि आप किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं तो आपके सदन की सदस्यता
खत्म कर दी जाएगी। तो दोस्तों उस पहले जब यह किया गया तो उसमें यह रखा गया कि 1/3 लोग यदि डिफेक्ट करते हैं, मतलब यदि किसी पार्टी में मान के चलिए 9 लोग हैं, तो उसमें से यदि 3 लोग जो है सो 3 लोग मान के चलिए, कई बार क्या होता है कि पॉलिसी डिसीजन होता है, किसी पॉलिसी डिसीजन पे कुछ एमपीज एग्री नहीं कर रहे हैं तो वह जो है सो दूसरे पार्टीज को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यदि एक व्यक्ति करता है तो वह डिफेक्शन में आता, लेकिन यदि मान के चलिए 9 में से 3 लोग कर रहे हैं तो वह डिफेक्शन में नहीं आता। तो यह भी एक ट्रेंड बन गया कि 9 लोगों की पार्टी में 3 लोग जो है सो सीधा पार्टी ही बदल के दूसरे पार्टी में शिफ्ट हो जाते थे। तो यह भी ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ने लगा। तो फिर इस चीज को भी जो है रिविजिट किया गया। तो 52nd अमेंडमेंट के जरिए एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। 91st अमेंडमेंट के जरिए फिर से जो है सो उसमें बदलाव लाया गया। तो एक एंटी डिफेक्शन लॉ है जिससे पार्लियामेंट खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। दूसरा तरीका दोस्तों 91st अमेंडमेंट में मैंने आपको एक चीज और बताया था कि 91st अमेंडमेंट में यह भी फिक्स किया गया कि किसी भी सरकार में 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो आपने यह भी देखा था कि चूंकि कोalition गवर्नमेंट में सरकार बनाने के लिए मतलब हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ज्यादा लोग खरीद फरोख्त करने लगे एमपीज की, एमएलएज की, तो उसको रोकने के लिए और उनको मिनिस्ट्रियल पोस्ट दिया जाने लगा। तो उसको रोकने के लिए यह भी फिक्स कर दिया गया कि किसी भी पार्टी में, किसी भी सरकार में 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। तो इससे भी जो है सो काफी ज्यादा पार्लियामेंट्री कंट्रोल बढ़ा। तो यह कुछ तरीके थे जिससे जो है सो पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी बढ़ा और इस तरह की जो चीजें थी उसे भी रोका गया। तो ऐसी ही कुछ चीजें हैं दोस्तों जिससे कि हमारे पार्लियामेंट या हमारे लेजिस्लेचर के फंक्शनिंग को समय के साथ इम्प्रूव किया गया। हमारा लेजिस्लेचर काफी अच्छे से काम कर रहा है और यह दुनिया के बहुत बड़े डेमोक्रेसीज के लिए, बहुत सारे डेमोक्रेसीज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो हमारे लेजिस्लेचर से बहुत सारे देश जो है सो प्रेरित हो रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा हमारे यहाँ लेजिस्लेचर किस तरह से काम करता है, लोकसभा राज्यसभा का क्या काम होता है, इसमें कैसे लोग इलेक्ट होते हैं, किस तरह से लोगों का रिटायरमेंट होता है। तो इन तमाम बातों को आपने इस चैप्टर में देखा। अब अगला चैप्टर हम लोग जुडिशरी पढ़ेंगे दोस्तों। और इस चैप्टर से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप कमेंट करके बताइए। आपके यदि पॉजिटिव कमेंट्स होंगे तो उससे हमें भी जो है सो एक तरह से मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए इसी तरह से मैं वीडियोस लाता रहूं और आपको पढ़ाता रहूं। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियोस में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।